नमस्कार। आज अंबेडकर जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिनके कानून की छत्र छाया में, जिनके लिखे हुए या जिनके राय दिए हुए या जिनके बनाए हुए संविधान के कवच में हमारा लोकतंत्र आज फल फूल रहा है। जो समानता का भाव बाबा साहब अंबेडकर ने समाज को दिया है, अब धीरे धीरे बाबा साहब अंबेडकर के वो सपने सच भी हो रहे हैं, पूरे भी हो रहे हैं। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की अंबेडकर जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, एकदम हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है ग्वालियर, थाना है आंतरी। तारीख थी 9 अप्रैल 2023, बिल्कुल हाल की बात है। 9 अप्रैल 2023 को आंतरी थाना क्षेत्र के डांग वाले बाबा के जंगल में आने जाने वाले जो लकड़ी काटने वाले या फॉरेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि एक नवयुवक का शव जंगल में भीतर की तरफ पड़ा हुआ है। पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि एक नए लड़के का होगी, करीब 22-25 साल उम्र होगी, उसका शव था। लेकिन चेहरे पर इतने घाव थे कि चेहरा विकृत हो गया था। चेहरे की पहचान किया जाना बहुत मुश्किल था। बहरहाल उसको काफी देर के लिए वहां से जंगल से निकालकर बाहर की तरफ रखा गया कि लोग शायद देख के पहचान लें, लेकिन कपड़ों से और पहनावे से कोई उसे पहचान नहीं पाया। इसी बीच में डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी बुलवाई गई। डॉग स्क्वाड ने अपना काम करना शुरू किया। एफएसएल ने भी मौके की सारी फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठा करने शुरू किए। डॉग स्क्वाड का जो स्नाइपर डॉग था, वो जिस स्थान पे शव पड़ा था उससे कोई 15-20 मीटर दूर जाकर एक बड़े पत्थर के नीचे की तरफ, जहां थोड़ी जगह सी बची हुई थी, वहां पर देखकर उसने ये इशारा किया कि यहां कुछ ऐसी चीज है जिसमें उसे क्रिमिनल की स्मेल सी आ रही होगी। डॉग के हैंडलर ने उसे उसमें झांक कर देखा तो एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस टूटे हुए मोबाइल को कस्टडी में लिया। फिर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करके ये देखा कि वहां एक सिम के भी 6-7 टुकड़े करके, ऐसा लगता था जैसे पत्थर से उसे कूट के या उसे तोड़ के वहां फेंक दिया गया। पुलिस उस टूटे हुए मोबाइल और उसका जो सिम कार्ड टूटा हुआ था उसको एक सील करके पैकेट में उसे थाने पर ले आई। शव का पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। शाम को बड़ी कोशिश की, रात में बड़ी कोशिश की, आसपास के थानों से गुमशुदगी का पता किया, लेकिन उस व्यक्ति का पता नहीं लगा, यानी उस मृतक की पहचान नहीं हो पाई। बहरहाल वो टूटा हुआ सिम और टूटा हुआ मोबाइल लेकर थाने के कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, यानी ग्वालियर में जो सर्विलांस सेल के इंचार्ज थे, उनके पास ले गए कि क्या इस बुरी तरह से टूटे हुए मोबाइल या सिम कार्ड से कोई क्लू मिल सकता है। बहरहाल उन लोगों ने उस टूटे हुए मोबाइल की बारीकी से जांच की। आप जानते हैं कि भीतर की तरफ जब आप उसका कवर खोल कर निकाल दें
पहले ज़माने में तो ड्राई सेल उसमें लगते थे, चौड़ी चिपटी टाइप की एक बैटरी लगती थी, लेकिन अब ये बैटरी इनबिल्ट होती है और आपको अगर चेंज कराना है या निकलवाना है तो उसके जो टाँके हैं, जो रांगे से टाँके लगाए जाते हैं, उससे खोल कर ही आप निकाल सकते हैं। और उसके भी नीचे एक प्लास्टिक का स्टिकर लगा होता है। ऐसा स्टिकर जो सामान्य रूप से आग से भी और बाहरी किसी प्रहार से भी वो जल्दी न मिटता है न टूटता है, होता वो प्लास्टिक का ही है। पुलिस ने उसको निकाल के उसे अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की तो उसे एक IMEI नंबर मिल गया। IMEI नंबर 15 डिजिट का नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर कहते हैं उसको। और ये हर मोबाइल का, हर सेट का अलग होता है। किन्हीं 2 सेट के IMEI नंबर एक नहीं होते हैं। आप भी अपने मोबाइल सेट का IMEI नंबर हमेशा निकाल कर कहीं डायरी में नोट करके रखें, क्योंकि अगर ये कहीं गुम हो गया तो पुलिस आपसे IMEI नंबर ही मांगेगी। तब आपको उस मोबाइल की रसीद या जिस डिब्बे पर वो आया था उसे ढूंढना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल में *#06#, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, *#06#, ये डायल कर दीजिए। ये डायल करते ही आपकी स्क्रीन पे 15 डिजिट का एक नंबर होगा जो आपके मोबाइल सेट का यूनिक नंबर है, जिसे IMEI नंबर कहते हैं। इसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है। कभी इमरजेंसी में जब आपका फ़ोन खो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। बहरहाल जैसे ही IMEI नंबर मिला, उसको सिस्टम पर रन कराया गया। सिस्टम मतलब जो स्विच रूम है अलग अलग मोबाइल ऑपरेटर्स का, जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स 8, 9 या 10 होंगे ग्वालियर में, उन सब के यहाँ एक रिक्वेस्ट जाती है कि इस IMEI नंबर को रन करा दें, तो उससे ये पता लगेगा कि इस पर कौन कौन से सिम कार्ड चले हैं। बहरहाल एक कंपनी ने ये बता दिया कि साहब इस पर ये सिम कार्ड अभी तक लगा हुआ था और कल ही ये बंद हुआ है या स्विच ऑफ हुआ है। फिर उस टूटे हुए सिम के टुकड़ों को जोड़ के उसके पीछे भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो अगर आप बता देंगे तो उस सिम कार्ड से संबंधित अगर वो नंबर है तो वो पता लग जाएगा। उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग थे, लेकिन जब उसको जोड़ के जो भी पॉसिबल पढ़ने में आ रहा था, वो जब बताया गया तो उन्होंने बता दिया कि यस, यही सिम इस मोबाइल में लगा हुआ था। नंबर पता लग गया, CDR निकाली गई। जब CDR निकाली गई तो उसमें जो नाम था वो सोनी कोरी पुत्र लल्लू कोरी, निवासी दोषपुर, थाना म्याना, गुना, जो उसका कैफ था निकाला गया तो उसमें ये निकला। जिन जिन फोन नंबर से CDR में बात हुई थी उनसे संपर्क किया गया तो ये बताया गया कि बिल्कुल सही है, ये इसी का नंबर है। बहरहाल पहचान तीसरे दिन हो गई कि ये शव भी उसी व्यक्ति का है और मोबाइल फोन भी उसी व्यक्ति का है। थोड़ा परेशानी इस बात से हुई कि अगर किसी ने हत्या की है तो सबूत के तौर पर वो उसका मोबाइल और सिम वहीं पास में क्यों तोड़कर फेंकेगा। उसकी CDR जब देखी जा रही थी तभी उसमें CM हेल्पलाइन का एक नंबर मिला जो शाम को करीब 5 बजे के आसपास, यानी 8 अप्रैल 2023 की शाम को 8 बजे के आसपास डायल किया गया था। पुलिस ने उस हेल्पलाइन नंबर पर बैठे हुए ऑपरेटर से ये पूछा कि इस मोबाइल नंबर से क्या कोई शिकायत
दर्ज कराई गई है। फौरन उसका जवाब आया कि हाँ, इस मोबाइल नंबर से किसी सोनू कोरी, जिसकी उम्र 25 साल उसने बताई थी, सोनू कोरी ने एक महिला के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का नाम, महिला का पता सब पुलिस को बताया गया और कारण जो उसमें शिकायत का कारण दिया गया कि ये महिला हमको परेशान कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है। ये कह रही है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ मैं बलात्कार का मुकदमा लिखवा दूंगी। लिहाजा पुलिस इसकी जांच करे और उस महिला को ऐसा करने से मना करे। जब वो डिटेल पुलिस को सीएम हेल्पलाइन से मिली तो उसने जिस महिला की शिकायत की गई थी उस महिला के बारे में या उसके नाम पते पर जानकारी लेने की कोशिश की तो ये पता लगा कि वो महिला शिवपुरी में कोतवाली में तैनात थी, जिसका मूल निवास डाबरा की वो रहने वाली थी। महिला कांस्टेबल थी जिसका अपने पति से तलाक हो गया था। उम्र उसकी करीब करीब 30 साल थी। महिला को बुलाया गया। महिला कांस्टेबल थी, उसे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं, उसे बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या वो किसी सोनू कोरी पुत्र लल्लू कोरी नाम के आदमी को जानती है। उसने कहा, साहब मैं बिल्कुल नहीं जानती हूं, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है। सीडीआर में और जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आए थे उनमें से एक बर्खास्त शुदा कांस्टेबल नवल का था, नवल आर्या। जैसे ही उसका नाम उस महिला कांस्टेबल ने पढ़ा वो एकदम से उसे देखते ही वो फफक पड़ी, चिल्ला पड़ी कि साहब ये इसी की चाल होगी। पुलिस ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसने कहा कि बात 2021 की है। नवल आर्या शिवपुरी में सिपाही तैनात था और मैं जो है वहीं पुलिस लाइन में तैनात थी। पुलिस लाइन क्या बल्कि महिला थाने में तैनात थी। इसी बीच हम दोनों की बातचीत हुई मोबाइल फोन पर। नवल आर्या जो शिवपुरी में आरक्षक था या सिपाही था, कांस्टेबल था, उससे और मेरी फोन पर बातचीत शुरू हुई। बातचीत धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ दोस्ती में बदल गई। महिला ने बताया कि मैंने उसको ये बताया था कि वो तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, और उसने ये कहा कि उसने बताया कि मेरे ये बताने के बाद भी उसने ये कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा और लड़की को भी अपना लूंगा, अपनी लड़की की तरह ही मैं उसे अपने घर में रखूंगा। ऐसा कहते ही वो महिला कांस्टेबल डाबरा से अपना सामान लेकर शिवपुरी आ गई, जहां ये रहता था। इसी के कमरे में रहने लगी। 2 साल तक उसका शोषण करने के बाद जब बात लिमिट के बाहर हो गई तो महिला कांस्टेबल ने उससे कहा कि अब तुम्हें शादी करनी होगी। तुमने पहले ही इस वादे के साथ हमने दोस्ती को आगे बढ़ाया था कि तुम हमसे शादी करोगे, लेकिन जब ज्यादा शादी का दबाव बनाने लगी महिला कांस्टेबल तो नवल आर्या एकदम मुकर गया। उसने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता, तुमसे तो शादी कर भी सकता था, लेकिन इस बच्ची को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा। लोग 10 सवाल पूछेंगे, मैं आखिर क्या क्या जवाब किसको किसको दूंगा, लिहाजा ये शादी नहीं हो सकती। इस बात से नाराज महिला कांस्टेबल फौरन अपना सामान लेकर वहां चली गई और उसने
कोतवाली में यही शिकायत की कि इस तरह से आरक्षी पद पर नियुक्त नवल आर्य ने मेरे साथ मेरा शारीरिक शोषण किया, मेरे साथ बलात्कार किया और लगभग 2 साल तक ऐसा करने के बाद उसने शादी से मना कर दिया। पुलिस ने विवेचना की, उसका मेडिकल चेकअप कराया गया, महिला कांस्टेबल का। फिर उस महिला की शिकायत पर चार्जशीट लगी, नवल आर्या को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक बार जेल चला गया, उसके बाद उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिनों बाद, करीब साल भर बाद वो छूट कर जमानत पर बाहर आया तो उसने कई बार उस महिला से ये दबाव बनाने की कोशिश की कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो ताकि मैं फिर से बहाल होकर नौकरी में आ सकूं। लेकिन उस महिला कांस्टेबल ने या उस महिला ने स्पष्ट मना कर दिया कि तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, मैं कतई इस मुकदमे को वापस नहीं लूंगी। नवल आर्या ने बताया कि तब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अब हम इसका ट्रायल होगा, ट्रायल में हो सकता है सजा हो जाए, फिर मैं कभी पुलिस की नौकरी में वापस नहीं आ सकता हूं। मेरे दिमाग में ये आया कि जब तक इसके खिलाफ कोई मुकदमा, गंभीर मुकदमा नहीं कायम होगा, ये कभी टॉकिंग टेबल पर या बातचीत को तैयार नहीं होगी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सोनू था, सोनू कोरी उर्फ लल्लू कोरी। वो भी बलात्कार के एक मामले में जेल में था। मेरी और सोनू की मुलाकात जेल में हुई और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। और मैं थोड़ा पहले जमानत पर आया, सोनू थोड़ा बाद में जमानत पर आया। हम लोगों की बातचीत होती रही। मेरे दिमाग में यह आया कि एक दिन मैं उसे अपने घर बुलाता हूँ, साथ में खाएंगे पिएंगे और फिर उसी के फोन से और उसी से इसी महिला के खिलाफ एक शिकायत करेंगे। जब शिकायत दर्ज हो जाएगी, एसएमएस आ जाएगा कि आपकी शिकायत संख्या फला 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 दर्ज कर ली गई है और फला को ये जांच के लिए भेजी गई है। जब ये शिकायत दर्ज हो जाएगी तब मैं इस सोनू कोरी को मार दूंगा। तो सारा आरोप जिस महिला के खिलाफ उसने शिकायत की थी, बल्कि शिकायत में उसने ये भी कहा कि वो जान से मारने की धमकी भी देती है। मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे इतना पैसा, मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी या मरवा दूंगी। इस तरह की शिकायत उसने अपने सामने ही मोबाइल पर सीएम हेल्पलाइन में कराई थी। उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि जैसे ही हम सोनू कोरी को मार देंगे वैसे ही सारा आरोप इसी महिला पर चला जाएगा। ये महिला बंद होगी या दौड़ेगी या फिर संपर्क करेगी, तब मैं उससे ये कहूँगा कि तुम मेरा मुकदमा वापस लो या गवाही जो इसकी करने जाओगी उसमें हॉस्टाइल हो जाओ, मैं तुम्हें इस मुकदमे से बचा लूँगा। ये उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर 5 अप्रैल को सोनू अपने गांव से नवल के घर पहुंचा। वो बार बार बुला रहा था, वो पहुंच गया। वहां रुकने के बाद 7 अप्रैल को उसने सोनू के मोबाइल से ही, नवल ने सोनू के, उसने कहा कि मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं जिस मुकदमे में फंसा हुआ हूं उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दो और अगर पुलिस बुलाएगी गवाही के लिए तो ये बात तुम उसको बताना। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूं कि एक मुकदमा उसके खिलाफ कायम हो जाए तो हम उससे बातचीत करके अपना मुकदमा वापस ले लेंगे और जिस मुकदमे में तुम जो लिखवाओगे मुकदमा, मेरी रिक्वेस्ट पे तुम उसे वापस कर लेना, मेरी जान बचेगी, मेरी बर्खास्तगी जो हो गई है मैं वापस नौकरी में आ पाऊंगा। दोस्ती की बात थी, उसने कहा बिल्कुल ठीक है और उसने वही शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करा दी जिसकी रिसीट भी उसको एसएमएस पर मिल गई। बस उसका काम हो गया। शाम को उसने
नींद की गोलियां करीब 20 टेबलेट वो ले आया था, पहले से ही रखा था नवल आर्या ने अपने पास। शाम को घर पर ही उसने चाय बनाई। चाय बना के उससे बातचीत करते करते फिर उसका दिमाग ये काम किया कि अभी अगर डाल दूंगा और इसको यहाँ से निकाल नहीं पाया फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। उस पीसे हुए या बारीक किए हुए पाउडर नीम की गोलियों को एक पुड़िया में करके उसने जेब में रख लिया और फिर 8 अप्रैल को ये दोनों एक ढाबे में रुकने के लिए पहुंचे। ढाबा था, हाईवे का एक ढाबा था जहां रुके और प्रोग्राम ये तय किया कि हम लोग यहाँ पर आज खूब छुट्टी मनाएंगे, दारू पिएंगे, ढाबे का बढ़िया खाना खाएंगे, यहीं सो जाएंगे, सवेरे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। बात तय हो गई। उसी हाईवे ढाबे पर वो रुक गया। रुकने के बाद वो मौका देखता रहा कि कब हम चाय मंगाकर या फ्रूटी मंगाकर या फ्रूट जूस मंगाकर या सब्जी में किसी भी तरह से ये मिला पाए, और ये मौका उसको मिल गया। उसने खाना खाने के बाद जो स्वीट डिश मंगाई थी उसी में वो 20 टेबलेट जो उसने नीम की पीसी थी उसमें मिला दिया। वो हाथ धोने गया भीतर और इसी बीच में उसने पुड़िया से वो मिला दिया। खा लिया दोनों ने। फिर जैसे ही खा लिया तो उसे अंदाज लगा कि आधे घंटे बाद ये बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाएगा। उसने कहा खाना ज़्यादा खा लिया है, चलो हम लोग थोड़ा घूम आते हैं। सोनू कोरी अपनी मोटरसाइकिल से उसके पास आया था। मोटरसाइकिल निकाली और उसने कहा कि नवल ने कहा मैं चलाऊंगा, तुम बैठ जाओ। थोड़ी दूर जैसे ही वो पहुंचे हैं आंतरी थाने के डांग वाले बाबा के जंगल के पास, इसने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, चक्कर सा आ रहा है। उसने कहा चलो रुक के हम लोग भीतर कहीं ठंडी हवा में बैठते हैं। धीरे धीरे उसे नींद की गोली का असर हो रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर तेजी तेजी जंगल के भीतर कोई 50 कदम भीतर तक पहुंच गया। उसके बाद वो चलने की हालत में नहीं था। सोनू उसे एक चट्टान पर बिठा दिया। हालचाल पूछने लगा, कैसी तबीयत है, क्या लग रहा है, कैसे चक्कर आ रहा है, नींद आ रही है कि चक्कर आ रहा है, उल्टी तो नहीं होगी। उसको बातों में उलझाकर उसने थोड़ी देर में एहसास कर लिया कि अब ये बिल्कुल होश में नहीं है। फिर उसे उसी पत्थर के चट्टान के ऊपर लेटने के लिए कहा कि थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर यहां से चलेंगे। पत्थर पर लेटते ही उसे अच्छी नींद आ गई। नींद आते ही एक छोटे पत्थर से उसने उसके चेहरे पे 25-30 वार किए और फिर उसका मोबाइल उसकी जेब से निकालकर और उसे तोड़कर, इसके पीछे का जो तर्क बताया उसने नवल आर्या ने कि साहब चेहरा तो मैंने बिगाड़ दिया तो पहचान कैसे होती, और फिर कैसे पुलिस पहुंचती उस महिला के पास तक जिसके खिलाफ इससे मैंने शिकायत दर्ज कराई थी और जिसने मेरे खिलाफ बलात्कार का वो मुकदमा लिखवाया था, जिसकी वजह से मैं बर्खास्त हो गया हूं। दिमाग चलने की बात है। उसने कहा इस मोबाइल को तोड़ फोड़ कर यहीं डाल देते हैं और पुलिस नंबर पता कर ही लेगी, और जब पुलिस नंबर पता करेगी तो उसे सीएम हेल्पलाइन का वो नंबर भी मिलेगा और फिर उससे उसको पता लग जाएगा कि किसके खिलाफ शिकायत की गई है। दिमाग देखिए कहां कहां ये शैतानी दिमाग चलता रहा जो कभी वर्दी में था, और बिल्कुल जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही हुआ। उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़कर उसकी मोटरसाइकिल से वापस अपने घर आ गया, अपने रूम पर आ गया। अगले दिन हल्ला हुआ कि साहब डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी मिली। वो उसी की मोटरसाइकिल से वहाँ गया, घूम टहल कर उसने देखा भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, और उसी ढाबे पर भी गया जिस ढाबे पर रात में ये दोनों रुके हुए थे कि पुलिस कहीं इस ढाबे पर तो नहीं आ रही है फोटो लेकर इसको पहचानवाने के लिए। लेकिन दिन भर में कोई हलचल नहीं हुई। वो फिर अपने घर वापस आ गया। अगले दिन के अखबारों में
ये बात छपी कि मृतक की पहचान हो गई है और वो सोनू कोरी पुत्र लल्लू कोरी है। लेकिन इसी बीच में सारे नंबर आ गए थे, महिला कांस्टेबल आ गई थी। उसने इसका नाम नवल आर्या का जैसे ही देखा वो बिफर पड़ी, वो चिल्ला पड़ी और तब पुलिस ने दबिश देकर इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि महिला को इसके सारे पते ठिकाने की जानकारी थी। जब वो आ गया तब ये पूरी बात खुली कि किस तरह से अपने उस मुकदमे से अपने आप को बचाने के लिए रेप पीड़िता को, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था, उसको फंसाने के लिए एक निरपराध व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने 11 अप्रैल को, ये चूंकि बिल्कुल अंधी हत्या थी, ब्लाइंड मर्डर था, मर्डर मिस्ट्री थी, तो ग्वालियर के एसएसपी राजेश सिंह चंदेल साहब ने ब्रीफ किया प्रेस को और घटना को पूरे विस्तार से बताया और ये बताया कि जो इसका अभियुक्त है, एकमात्र अभियुक्त है, वो पुलिस का ही बर्खास्तशुदा कांस्टेबल है। तब सारी बात का पता लगा। आज की घटना देखिए, आज पुलिस का एक घिनौना और पाशविक चेहरा सामने आया। आज की घटना में अपने को बचाने और अपने खिलाफ बलात्कार के चल रहे मुकदमे से बचने के लिए एक निरपराध युवक की हत्या इस पुलिस वाले ने, एक्स पुलिस वाले कह लीजिए या बर्खास्तशुदा पुलिस वाले ने उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि इसकी हत्या होगी। पुलिस ट्रैक करते करते इसने जो शिकायत दर्ज कराई है वहां तक पहुंचेगी, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उस महिला तक पहुंचेगी और फिर पुलिस को ये पूरा भान हो जाएगा कि पहले ही इस आदमी ने एक एप्लीकेशन दी थी कि ये महिला मुझे मरवा देगी और फाइनली इसी महिला ने इसको मरवा दिया। लिहाजा इसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम करके इस महिला को जेल भेजा जाना जरूरी है। तो जब एक बार वो जेल चली जाएगी या नामजद हो जाएगी एफआईआर में, तो फिर मैं उससे बार्गेन करूंगा कि तुम मेरे खिलाफ जो मुकदमा जो चल रहा है उसमें होस्टाइल हो जाओ, गवाही मत दो, जाओ ही नहीं, या जाओ तो बता दो झूठा मुकदमा है, मैं इससे बच जाऊंगा और मैं तुम्हें इस हत्या के मामले से बचा लूंगा। इतनी प्रिपरेशन करके उसने, इतना समय लगा के अपने एक दोस्त को इसी प्रकरण के लिए, इसी साजिश में उसको बुला के और फिर उसकी हत्या कर दी। देखिए, लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, बहुत ही कॉमन सेइंग है, सब ने सुनी होगी अपने पुराने लोगों से, दोस्तों से, बाप दादा से, जानकार लोगों से कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। इसी तरह की घटनाएं लोगों के अंदर ये विचार बना देती हैं कि भैया इनके बहुत नज़दीक जाना भी ठीक नहीं है और इनसे दुश्मनी लेना भी ठीक नहीं है। ये भी है कि जितने मृतक के जानने वाले होंगे, यानी सोनू कोरी के जितने भी जानने वाले होंगे, नात, हित, रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र, वो ताउम्र पुलिस से दूरी बना के रखेंगे। पूरी बात उनको पता हो गई, उन्हें लग गया कि एक पुलिस वाले ने इस आदमी को निरपराध मार दिया। मैं आपको कोरा का एक लिंक फिर भेज रहा हूं, क्योंकि इस तरह की जब बहुत जटिल सामाजिक समस्याएं आती हैं तो मैं लोगों के विचार, लोगों की राय इसी कोरा पर पढ़ता हूं। एक ही सब्जेक्ट पर 200, 250 लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं और उसमें जो हमसे संबंधित है या जो घटना से संबंधित है या जो घटना के बारे में जो राय एकदम फिट बैठती है, मैं आप तक उसे ले आता हूं, पहुंचाता हूं। तो इस कोरा के लिंक में एक सत्या कुमार जी हैं, इन्होंने इसी विषय पर कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी होती है न दुश्मनी, उस पर अपनी बात लिखी है। वो अनुभव के आधार पर अपनी बातें
कोरा में लिखते हैं, जवाब देते हैं और प्रश्न भी करते हैं। उनका जवाब मुझे बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि कमोबेश वो यथार्थ के करीब था, सच्चाई के करीब था। हालांकि ये पुलिस के अगेंस्ट जाता है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसीलिए मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, श्री सत्या कुमार जी की। उन्होंने जो लिखा है, मैं चाहूँगा मैं एक बार, आप तो पढ़ें ही पढ़ें, मैं आपको सुना भी दूँ। उनका कहना है कि पुलिसिया डिपार्टमेंट ऐसा विभाग है जिसे कानून को लागू करने के सारे अधिकार दिए गए होते हैं। इसके अलावा गुनहगारों पर अंकुश करने के लिए भी सारी सुविधाएं दी गई होती हैं। अब ऐसे में वही हालत होती है जैसे आपके हाथ में शस्त्र दिए गए हों, उन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया हो। कानूनी नियम भी ऐसे पेचीदा बना दिए गए हों कि ये जो हथियार है, ये सिर्फ मजबूतों के खिलाफ, मजबूतों को कब्जे में करने के लिए, भारी लोगों को कब्जे में करने के लिए, या बलवानों को पूरा कब्जे में करने के लिए ये सारे अधिकार दिए गए हैं। और ये शस्त्र भी दिया गया है ताकि वो इन पर कब्जा कर सकें। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप जब तक अपने विवेक से काम कर रहे हैं, तब तक तो आपके सारे हथियार वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, पर जिस वक्त आपका विवेक जवाब दे चुका होगा, तब आपको वो सारे शस्त्र कभी भी, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे ही आप कॉर्नर होंगे, जैसे ही आप परेशानी में पड़ेंगे, आपको ये सारे शस्त्र जो आपके हाथ में दिए गए हैं, वो आप इस्तेमाल आपसे हो ही जाएंगे। वो उनका इस्तेमाल आप करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई दुधारी तलवार आपकी सुरक्षा के लिए रखते हों। यह दुधारी होने की क्या आप गारंटी से बोल सकते हो कि आपकी सुरक्षा में लगी तलवार आपको कभी जख्म नहीं देगी? दुधारी है, आप भी इससे जख्मी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही इस विभाग को दिए गए अधिकारों की वजह से और हमें सारे कानूनी नियम दांव पेच पता न होने के कारण उनकी घुमावदार कानूनी दांव पेच के चंगुल में हम फंस जाते हैं अगर हम पुलिस वालों से दोस्ती करते हैं। जब हम ऐसे फंसे नहीं इसलिए दोस्ती करते हैं, मतलब हम किसी मामले में न फंसें, हम किसी मामले में पुलिस हमको फंसा न दे, हम इस चक्कर में उनसे दोस्ती करते हैं, तो वो अपनी शक्ति को दिखाकर आपको दबाव में रखने लगते हैं। और अगर आप दुश्मनी करिए उनसे, दोस्ती तो आपने अपनी मदद के लिए, आपका कोई जमीन का विवाद चल रहा है, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपने सोचा इनसे दोस्ती कर लेंगे तो हमें इससे राहत मिल जाएगी या इससे बचने का तरीका मिल जाएगा, लेकिन वो फिर अपनी शक्तियों को दिखाकर आपको हमेशा दबाव में लिए रहेंगे। और अगर आप इनसे दुश्मनी करेंगे तो पेचीदा कानूनों का डर दिखाकर ये आपका दमन शुरू करेंगे, कि मतलब वही कि आपके हाथ कोई अनजानी चीज है और उसमें क्या है ये जानने के लिए अगर आप उसे खा लें तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और न खाएं तो भी ये मुश्किल है कि आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि जो चीज़ आपके हाथ में है वो उपयोगी है अथवा नहीं है। सार ये लिखते हैं कि इसीलिए इनकी दोस्ती और दुश्मनी ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। आप सत्या कुमार जी की इस राय से सहमत हैं अथवा असहमत हैं, हमें बताइएगा जरूर कमेंट में, मैं इंतज़ार करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।